Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. So first of all, let me introduce myself. So I'm Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. Let's start the today's session और आज का सेशन है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज से मैं इकोनॉमिक्स शुरू करने वाली हूँ। इकोनॉमिक्स के टॉप 50 एमसीक्यूज यानी टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ यहाँ पर करेंगे। आपके साथ सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं वन बाय वन समझाती चली जाऊंगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दो चीज हमेशा ध्यान रखिए, कम पढ़िए पर अच्छी तरीके से उस चीज को पढ़िए। ये नहीं जल्दीबाजी में सारा कुछ पढ़ लिया और वहां जाके एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं रहा। दूसरी चीज, कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए। छोटे छोटे निमोनिक्स बनाइए, कीवर्ड्स बनाइए, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करिए। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, when the negative income effect overwhelms the positive substitution effect so much that the demand curve is positively sloped, the commodity in consumption is described as। यानी इसमें ये बोला गया है कि नेगेटिव इनकम जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन से। कौन से ऐसे गुड में होता है वो बताइए, कौन से ऐसे गुड्स के अंदर जो है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होता है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन उसमें कमजोर होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन वीक होता है इनकम इफेक्ट से। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। यहाँ पर पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, चाय के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, तो मैं जो है वो कॉफी की तरफ स्विच कर जाऊंगी। क्योंकि टी का जब प्राइस बढ़ गया है, चाय पत्ती का प्राइस जब बढ़ गया है, टी का प्राइस बढ़ गया है, तो मैं क्यों महंगी चाय पीऊं, मैं स्विच कर जाऊंगी कॉफी पर। इसे बोलते हैं पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब नेगेटिव इनकम का क्या मतलब है। नेगेटिव इनकम का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि देखिए, मेरी इनकम बढ़ रही है, उसके बाद भी मैं खराब क्वालिटी के गुड्स खरीद रही हूँ। मेरी इनकम बढ़ने के बाद भी मैं खराब क्वालिटी के गुड्स जो है वो खरीद रही हूँ, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो ये किस कंडीशन में जो है वो ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन से, कौन से गुड्स में होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो है एक तरीके के इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर का मतलब बहुत ही खराब क्वालिटी के गुड्स। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन पढ़ा है, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला जाता है कि अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। ठीक है, प्राइस अगर किसी चीज की बढ़ती है तो उसका डिमांड कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि महंगी चीज कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता। लेकिन सिर्फ एक गुड्स होते हैं जो कहते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ऐसा एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, जहां पर आपका प्राइस बढ़ भी जाएगा उस प्रोडक्ट का, तो भी आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अपनी इनकम आप ज्यादा से ज्यादा उस गिफन गुड्स पे स्पेंड करेंगे। दैट्स वाई इन गिफन गुड्स द नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गिफन गुड्स होगा, और मैंने आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which of the following factors hinder the formation and sustainability of cartels। यानी कार्टल्स का मतलब बता देती हूँ, दो से तीन फर्म्स हैं जो ग्रुप बना लेते हैं और एक ही प्राइस सेट कर देते हैं। आप लोगों ने कार्टल्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड का देती हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा जो आपके फ्रूट सेलर होते हैं कई जगह पर, जो फ्रूट सेलर होते हैं, फ्रूट बेचने वाले होते हैं, तो चार पांच ठेले होते हैं वहां पर। तो आपने देखा होगा कि सबने एक ही प्राइस सेट कर रखा होता है। अगर आप उनसे पूछते हैं एप्पल का रेट क्या है, तो वो बोलेंगे 50 kg। आप दूसरे के पास जाएंगे तो 50 kg। यानी सबने कॉपरेट करके कार्टल बनाया हुआ होता है कि प्राइस यही रहेगा। तो इसमें बोला गया है कि जब कार्टल बनता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से कार्टल ना बने। हिंडर का मतलब ऑब्स्टिकल, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्टल बनाने, जो कार्टल बनना है उसको रोक सकते हैं या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है लेस नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्रीज। देखिए, अगर कम फर्म्स रहेंगी तो कार्टल्स बनाना और भी आसान रहेगा। दो चार फर्म्स ही रहेंगे, दो चार लोग रहेंगे तो इजीली प्राइस फिक्स कर लेंगे। ज्यादा रहेंगे तो ही तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। वो बोलेगा 50, वो कहेगा नहीं मैं तो 50 नहीं सेट करूंगा। मतलब कार्टल तो ये तो कोई फैक्टर नहीं है जो आपको यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट करे। दूसरा है, तो ये वाला तो मैम कट कर दीजिए। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है, अगर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट रहेंगे तो कार्टल बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अगर मैं बात करूं, किसी के पास एप्पल थे फ्रूट सेलर के पास, लेकिन किसी के पास रेड वाले हैं, किसी के पास ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, और किसी कलर के तो एप्पल नहीं आते जितना मुझे पता है।
आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रहेंगे ना, जितने अलग अलग प्रोडक्ट रहेंगे ना, तो कार्टेल बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चीज के अलग अलग प्राइस सेट करने पड़ेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखिए, जब कॉस्ट ही सबकी अलग अलग हो गई है तो कार्टेल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कार्टेल में तो एक ही कॉस्ट रख सकते हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन से फैक्टर, तो ए और सी तो मैम नहीं है, तो बस आपका आंसर यही निकल जाएगा। जब ए और सी नहीं है तो मुझे एक सेकेंड दीजिए आप लोग, ऑप्शंस जो है वो आपके थोड़े से जूम कर देने हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ए और सी यहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि ए और सी से तो हमारा कार्टेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम देख लेंगे ऑप्शन। देखिए, लेस नंबर ऑफ फॉर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए वाला काट दिया था मैंने, ये फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है, तो ए और सी नहीं करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी कट जाएगा, सेकेंड ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन जो है वो आपके राइट है या नहीं। मुझे 2 मिनट दीजिए, यहाँ पर ऐड आ गई है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैम ए वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर कम फॉर्म्स रहेंगी तो इससे तो हम लोगों को फायदा ही है उनको। अरे दो चार लोग होंगे तो इजीली तरीके से नेगोशिएशन हो जाएगा ना, प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो ए वाले ऑप्शन नहीं होगा, तो पहले ए वाला कट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ए वाला ऑप्शन यहाँ पर है, अभी भी सब सेम ही लग रहा है यहाँ पे तो हमें। ठीक है, तो हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। देखिए, अलग अलग प्रोडक्ट रहेंगे, तो अलग अलग प्रोडक्ट रहेंगे, इससे कार्टेल में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम। तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट है मैम। अगर अलग अलग प्रोडक्ट रहेंगे तो कार्टेल बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो बी वाला ऑप्शन कहाँ पर है? ए और डी, तो ये कट गया। देखिए, इस तरीके से एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ए और डी सेम है, यानी बी और सी तो सही ही होगा। डी और ई में हमें जानना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपका आउटपुट बहुत ज्यादा है लेकिन सेल नहीं हो रही है, तो आप कार्टेल बना के कोई फायदा नहीं है। आप एक बार बताइए, जब आपका अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो सेल्स की फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, तो इससे क्या होगा? आपके कार्टेल बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें वही फैक्टर्स ढूंढने हैं जिससे कार्टेल बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर डी सही हो गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो आप कार्टेल नहीं बना सकते। आपके पास अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर है, सबके अलग अलग रेट है, तो कार्टेल नहीं बना सकते। लो फ्रीक्वेंसी सेल्स है, तब आप कार्टेल नहीं बना सकते। एब्सेंस ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, ये तो होता ही है। ठीक है, ये फैक्टर नहीं होता। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर नहीं है तो इससे कोई प्रॉब्लम फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स में नहीं आती। इसलिए बी और सी डी आपका ऑप्शन सही रहेगा। देखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाती भी जा रही हूँ एकदम, जिनको बेसिक भी नहीं पता है उनके लिए भी ये काफी यूजफुल सेशन होगा। इकोनॉमिक्स की क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको सही बताना है। सबसे पहले, a monopolistic can charge any price to maximize profit. Second, the slope of monopoly's MR curve is twice that of AR curve. A necessary condition of monopoly's long run equilibrium is AC equal to AR equal to MC equal to AMR. या फिर a monopolistic is an equilibrium where MC is equal to MR, और लास्ट है equilibrium price of monopolist is always higher than of competitive price. चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले, अब मोनोपोलिस्टिक कैन चार्ज एनी प्राइस। जी नहीं, अपने आप से एकदम इतना प्राइस नहीं चार्ज कर सकता मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। द स्लोप ऑफ मोनोपोली एमआर कर्व इज ट्वाइस, बिल्कुल ये ट्वाइस ही होता है एआर कर्व के। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अ नेसेसरी कंडीशन फॉर मोनोपोली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज एसी इक्वल टू एआर इक्वल टू एमसी। नहीं, ये एसी और एआर नहीं आता जी, एमसी इक्वल टू एमआर आता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। अगर मैं बात करूं
आपका एम आर इस तरीके का जाता है नीचे की तरफ एम आर, और एम सी थोड़ा सा आपका ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो पॉइंट आता है ना एम सी इक्वल टू एम आर, जो बीच का कट होता है, यहाँ पर आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो ए सी इक्वल टू ए आर नहीं आता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है मोनोपॉलिस्टिक इज एन इक्विलिब्रियम वेयर एम सी इक्वल टू एम आर, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने बताया, ये भी ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ मोनोपॉलिस्ट इज ऑलवेज हायर देन द कॉम्पिटिटिव फर्म, बिल्कुल। मोनोपॉलिस्टिक जो है वो हमेशा जो है हायर प्राइस ही सेट करता है अपने कंपटीशन से, अपने कॉम्पिटिटिव फर्म से। सो ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई इज राइट आंसर। बी डी ई आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, shall we move to the next question? Okay, let's go. आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको रियल वर्ड से कनेक्ट करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप एंड द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑन द पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप? हाइपरबोला शेप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके का आपको याद है? कौन सा चार्ट है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है? एएफसी का इस तरीके का बनता है ना कुछ। माई ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लो, इस तरीके का ही बनता है, ठीक है। ये एएफसी का बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए? स्लोप सेम रहता है, पॉइंट इलास्टिसिटी चेंज होती रहती है, या स्लोप चेंज होता रहता है, पॉइंट इलास्टिसिटी सेम रहती है, या फिर दोनों सेम रहते हैं या दोनों चेंज रहते हैं, स्लोप एंड पॉइंट इलास्टिसिटी? देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में स्लोप्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। देखिए, चेंज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। स्लोप्स जो आपका चेंज होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी यहाँ पर सेम होती है, दैट इज वन, यूनिटरी। यूनिटरी की हो क्या होती है मैम? यूनिटरी होती है इक्वल टू वन। यहाँ पर ये बोला गया है, अगर आपका 1% प्राइस में चेंज आता है तो आपका 1% चेंज ही डिमांड में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन्स द सेम। अगर आपका 1% प्राइस में कोई भी चेंज आएगा, चाहे वो लो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपकी डिमांड में भी 1% चेंज आएगा, सेम चेंज। दैट्स वाई स्लोप्स तो इसका बदलता रहता है क्योंकि डिक्रीज होता रहता है, ये पॉइंट इलास्टिसिटी सेम रहती है। इसे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये PYQ है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ढंग से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड? सबसे पहले ये बताइए इलास्टिक इन इलास्टिक क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ जो बिगिनर है उनके लिए। इलास्टिक का क्या मतलब होता है? अगर प्राइस में कुछ चेंज आया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। अगर प्राइस में 10% चेंज आया है तो डिमांड में 100% आया है, बहुत ज्यादा। इन इलास्टिक क्या होता है? अगर प्राइस में चेंज आया, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आना, थोड़ा बहुत, एकदम इतना ना के बराबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सिगरेट्स, सोप, आइसक्रीम, सॉल्ट, ऑप्शन बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, इन इलास्टिक पूछा है, यानी अगर प्राइस में कोई भी चेंज आता है हमें फर्क नहीं पड़ता, तो सोप होगा, आइसक्रीम हो गया, सिगरेट्स होंगे, या सॉल्ट होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सॉल्ट। सॉल्ट कैसे होगा? एक बात बताइए, नमक के पैकेट पे कोई भी चेंज आता है, चाहे नमक महंगा हो जाए चाहे सस्ता हो जाए, क्या आप खाने में डालना बंद कर देंगे नमक को? नमक इतनी नेसेसिटी वाली चीज है कि नमक के प्राइस अगर 100 रुपए भी हो जाते तो भी आप नमक तो खरीदेंगे ही, उसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर आजकल एनटीए जो है वो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस बहुत पूछता है। पहला क्वेश्चन आपका, टोटल रेवेन्यू फॉर बिजनेस फर्म इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज, जो रेवेन्यू है बिजनेस का, फर्म का, वो इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है? इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज, भाई कब बढ़ेगा आपका रेवेन्यू? जब आपका ये ग्रेटर देन वन होगा, आपकी इलास्टिसिटी जो है वो आपकी वन से ग्रेटर होगी तभी तो बढ़ेगा। इंक्रीजेज इज लॉन्ग एज, जब भी कोई चीज बढ़ती है तो वो ग्रेटर देन वन होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया है द प्राइस, अब मैं इसका आपको कीवर्ड देती हूँ, द प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम द कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड
फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग तो वो प्राइसिंग होती है जहां पर हम एकदम से कम कर देते हैं अपने प्राइस, तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज नॉट अ डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री क्या होती है? फर्स्ट डिग्री देखिए, मैं आपको कीवर्ड दे रही हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। जितना तुम्हारे पास है सब निकाल के दे दो। कंज्यूमर के पास जितना है उतना ले लो, जितना है दे सकते हो उतना दे दो। इसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो प्राइसिंग प्रैक्टिस जहां पर आप जितना भी कस्टमर के पास सरप्लस है सारा ले लो। द प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल द कंज्यूमर सरप्लस, जितना भी कंज्यूमर सरप्लस है आपके पास, ठीक है, उतना सारा आप ले लो जितना वो दे सकता है, उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री। सो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? सेकंड डिग्री वो होता है जब क्वांटिटी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से आप डिस्काउंट लेते हो, पैसे देते हो, कि आप ज्यादा 5 किलो खरीदोगे तो आपको कम पैसे पे दे देंगे। जैसे होलसेल और रिटेलर की बात होती है ना, होलसेल में क्या बोलते हैं, आप इकट्ठा सामान लोगे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, वो वॉल्यूम और क्वांटिटी के ऊपर होता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब होता है, जब क्या होता है, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स या डेमोग्राफिक के वजह से लिया हो, किसी का जैसे बच्चों के कपड़े एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से पैसे चार्ज करना, कि फीमेल के कपड़े महंगे आएंगे, जेंट्स के जो है कपड़े सस्ते आएंगे, मतलब आप ज्यादा दो, उस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो होता है वो आपका थर्ड डिग्री होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में बता चुकी हूँ, एकदम प्राइस को लो कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं सर्च करके लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को हेल्प मिले एग्जाम में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a monopolistic switches from charging a single price to perfect price discrimination, it reduces the quantity produced, the firm profit, consumer surplus और total surplus। जब कोई मोनोपोलिस्टिक है वो स्विच कर जाता है, सिंगल प्राइस सेट करने की जगह वो डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाता है, तो इससे क्या होगा? इससे मैम कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब यहाँ पर यह है कि मैंने जो सोचा था प्राइस की इतना प्राइस होगा, पर एक्चुअली मैंने जो दिया उनका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, तो इससे कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाता है। कंज्यूमर का सरप्लस इसलिए कम हो जाता है कि कंज्यूमर को अब कम बेनिफिट मिलता है। पहले सिंगल प्राइस होता तो कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट मिलता था, लेकिन परफेक्ट प्राइस कंपटीशन से वो मोनोपोलिस्टिक जितना चाहे उतना चार्ज कर सकता है उनसे पैसे। ठीक है, मैक्सिमम अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो बहुत ज्यादा पैसे आपसे मांग सकता है, इसलिए इससे कंज्यूमर का क्या होता है, सरप्लस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व तो घोल के पी जाइए। इंडिफरेंस कर्व के जो है मैच द कॉलम प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए, यहाँ पर पूछा है विच वन इन द केस ऑफ टू प्रोडक्शन इनपुट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वांट्स, द प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल नेगेटिव स्लोप होता है। किस तरीके का डायग्राम बनता है आपका? यही तो बनता है, इस तरीके का नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, इसीलिए नेगेटिव स्लोप है। कॉनकेव, यहाँ पे देखिए कॉनकेव नहीं होता मैम, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स, कॉनकेव किस तरीके का बनता है? कॉनकेव इस तरीके का बनता है, उल्टा सी, ये बनता है कॉनकेव। ये है कॉन्वेक्स, इसीलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। यही पूछा था आपसे, नॉट अ प्रॉपर्टी, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स होता है। तीसरा है नॉन इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल ही किसी को नहीं काटता आपस में। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक और इंडिफरेंस कर्व बनाई, कहीं किसी को नहीं काटता, ना ही ये नॉन टेंजेंट भी नहीं है, किसी लाइन को टच भी नहीं करता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। अपर आइसोक्वांट्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल जितना ज्यादा ऊपर हायर कर्व बनेगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, सबके अजम्पशंस याद रखने हैं आपको इकोनॉमिक्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी? कार्डिनल यूटिलिटी का कौन सा अजम्पशन नहीं है? ये काफी लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सही है, सेटिस्फेक्शन ही तो बढ़ाने के लिए हम कंज्यूम करते हैं। यूटिलिटी कार्डिनल है, कार्डिनल यूटिलिटी पूछा है तो कार्डिनल ही होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लास्ट है एडिटेटिव, या स्पेलिंग मिस्टेक है, एडिक्टिव नहीं एडिटेटिव है। बिल्कुल एडिटेटिव होता है, जोड़ सकते हैं x1 प्लस x2 x3 x4 x5। सी वाला देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पे क्या गलत है? मनी,
सिर्फ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखा रहता तो ये सही हो जाता, ओनली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता, पर यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग हो गया। यहाँ पर होता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब चाहे आप कितना भी इनकम बढ़ा लीजिए, अपनी परचेसिंग पावर, सेटिस्फेक्शन आपको सेम ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एमयू ऑफ मनी विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब जिसने मनी पढ़ लिया होगा वो यहाँ पे सही लगा देगा, जिसने मनी नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें आंसर क्या होगा, तो चारों ही सही है। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ होता तो राइट हो जाता, बट ऑफ मनी लिख दिया है तो मनी कभी भी गिर नहीं रही होती, वो कांस्टेंट रहती है। चलिए, ये देखिए अजम्पशंस आप लोगों के लिए है यहाँ पर, ये सारे अजम्पशंस इससे बाहर नहीं आएंगे, पढ़ लीजिएगा। इसमें इंट्रोस्पेक्शन भी होता है, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे ओरली। चलिए, इसमें सबसे पहला रेशनैलिटी, कंज्यूमर रेशनल होता है, उसको पता है उसके क्या प्रेफरेंसेस है। लिमिटेड मनी इनकम होता है, सोच समझ के उसको लगाना पड़ता है, उसको कहाँ पे कम पैसों में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल। यूटिलिटी मेजरेबल होती है क्योंकि कार्डिनल होती है, मेजर कर सकते हैं हम यूटिल्स में। डिमिनिशिंग एमयू, देखिए जितना जितना खाते जाएंगे कंज्यूम अपनी एमयू गिरती जाएगी। कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी और यूटिलिटीज एडिटिव। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइसिंग पावर टू द फर्म। इनको अरेंज करना है। सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, किसके पास ज्यादा पावर है कि वो ही प्राइस सेट करेगा। अच्छा, एक ऑप्शन आप लोगों को बिना ऑप्शंस के ही बता देती हूँ, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, डुओपोली, ओलिगोपोली या मोनोपोली। तो ये तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा पावर तो मैम मोनोपोली में ही होती है। मोनोपोली में वो एक सिंगल फर्म होती है जो सेट करती है प्राइस। तो अरेंज करना था, सबसे पहले कम 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 फिर ज्यादा, तो डी वाला जो होगा वो आपका ऑप्शन लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन सही हो गया, एक सही सॉल्व हो गया कि डी वाला जो है वो आपका, देखो डी है ना, तो डी वाला इसमें और कहीं भी डी नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो गया, डी सबसे लास्ट रहेगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, सबसे कम किस में रहता है, परफेक्ट कंपटीशन में। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर आर फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इन द मार्केट। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, खूब सारे लोग बेच रहे हैं सब कुछ, तो कहाँ से कंपटीशन, कहाँ से सेट होगा, कुछ भी नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे कम होता है। फिर मोनोपॉलिस्टिक में आता है नंबर टू, नंबर टू आता है आपका मोनोपॉलिस्टिक में। फिर किस में आएगा, फिर आपका ओलिगोपॉली में कुछ फॉर्म होते हैं, नंबर थ्री। फिर आपका डुओपॉली में जिसमें दो फॉर्म्स होती हैं बस। फिर लास्ट में मोनोपॉली। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा BAECD। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगा देंगे आप लोग। किंक्ड डिमांड कर्व किस में होता है, ओलिगोपॉली में मैम, तो ए का थर्ड हो गया, सिंपल। इनफाइनाइटली इलास्टिक स्ट्रेट लाइन किस में होती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर स्ट्रेट लाइन होती है। लेस इलास्टिक कौन होता है, मोनोपॉली होता है। और सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, मोनोपॉलिस्टिक। लग गया ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सॉरी बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, इस तरीके से लगेगी। किंक्ड डिमांड कर्व आपका ओलिगोपॉली में होता है, स्ट्रेट लाइन आपकी परफेक्ट कंपटीशन में होती है, और कम इलास्टिक होता है ना, मोनोपॉली का कम इलास्टिक होता है, मोनोपॉलिस्टिक का ज्यादा इलास्टिक होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड डी इज फेवरेट सीक्वेंसिंग एंड मैच द कॉलम क्वेश्चंस। पहला है नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स। चलिए समझा देती हूँ और सॉल्व करते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो, ए का सेकंड लग जाएगा। ग्रेटर देन जीरो इसलिए होता है कि अगर आपके इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स खरीदना पसंद करेंगे या खराब क्वालिटी के गुड्स खरीदना पसंद करेंगे, मैम अच्छे क्वालिटी के गुड्स खरीदना पसंद करेंगे, इसलिए ग्रेटर देन जीरो होता है। इनफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, खराब क्वालिटी के, यानी लेस देन जीरो, ये होता है आपका लेस देन जीरो। ठीक है, तो लेस देन जीरो, E1 इज लेस देन जीरो, बी का फोर्थ हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, दो हमने सही कर दिए, ए का सेकंड और बी का फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फीरियर लेस देन जीरो इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पैसे बढ़ गए, अब हम खराब क्वालिटी के नहीं खरीदेंगे, हम नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे।
लग्जरी गुड्स जो होते हैं वो आपके ग्रेटर देन 1 होते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इसलिए 1 होते हैं कि अगर आपकी पैसे बढ़ते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कोशिश करोगे लग्जरी आइटम खरीदने के लिए। तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, इसीलिए ये ग्रेटर देन 1 होता है। नेसेसिटी गुड ऐसे होते हैं जो आपके 0 और 1 के बीच में होते हैं। ये 0 और 1 के बीच में क्यों होता है? नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, जब आपकी सैलरी बढ़ती है, सॉरी आपकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप क्या करते हो, आप डिमांड बढ़ती है नेसेसिटी गुड्स की, पर बहुत स्लोअर रेट पे बढ़ती है। ऐसा नहीं आप सभी खरीद के ले आते हो, बहुत स्लोअर रेट पे। 1% से प्राइस बढ़ रहा है तो 3% से डिमांड बढ़ रही है, बहुत कम पे। लेकिन लग्जरी गुड्स की क्या होती है, 1% प्राइस बढ़ा, 10% आपने लग्जरी गुड्स खरीदना शुरू कर दिया। इसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन, टीपी कब मैक्सिमम होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, आप लोग को समझ आ जाए उससे। टीपी कैसे जाता है, पहले बढ़ता है फिर मैक्सिमम, फिर गिरने लगता है। वही आपका एमपी कैसे जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ऐसे बढ़ के ऐसे चला जाता है, गिरता है। तो एक बात बताइए, जब टीपी गिर रहा है तो एमपी भी गिर रहा है, बढ़ रहा है सॉरी, दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया टीपी, तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है, यहाँ पे 0। ठीक है। और जब टीपी गिरने लगता है तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये याद रखिएगा, तीनों इसके कंडीशंस। टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी मैक्सिमम पे पहुंचा तो एमपी 0 हो गया, और टीपी जब गिरने लगा टोटल प्रोडक्शन, तो एमपी नेगेटिव हो गया। ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में ही छोटे हैं, कॉन्सेप्ट इनके बहुत अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है। अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है। एम आर इक्वल टू एम सी, जब मार्जिनल रेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, तब ये इक्वल, तब प्रॉफिट मैक्सिमम पे होता है उस टाइम पे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम। ये आपका एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आ सकता। ये आपका हर्फिंडे इंडेक्स है जो आपको पढ़ना है। देखिए इसमें किस तरीके से समझना है। 0 का मतलब सबसे कम, सबसे कम किस चीज में होता है, जिसमें आप जो है वो किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर प्राइस सेट नहीं किया जाता, किसी भी तरीके से लोगों से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते आप। तो 0 सबसे कम किस में होगा, एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव मार्केट से बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर बोल दिया गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जगह एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव मार्केट। फिर 0 से 1000 थोड़ा सा किस में बढ़ेगा, मोनोपोली में बढ़ेगा। ठीक है। तो ए का फोर्थ और बी का थर्ड, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सही है। फिर किस में बढ़ेगा, ओलिगोपॉली में जाएगा। सबसे ज्यादा किस में होता है, ओलिगोपॉली विथ हाई रिस्क ऑफ कार्टेल, और इससे भी ज्यादा किस में होगा, मोनोपॉली में। ठीक है। तो ये जो 0 है ना, सबसे कम परफेक्ट कंपटीशन, उससे थोड़ा सा ज्यादा मोनोपोलिस्टिक, फिर उससे थोड़ा ज्यादा ओलिगोपॉली, और सबसे ज्यादा खतरा किसमें है आपको, मोनोपॉली में। तो ये डेंजर लेवल के हिसाब से आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। एक बार चार्ट देख लीजिए यहाँ पे, इस चार्ट से समझ आ जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में जो रेंज होते हैं ना, बहुत कम होती है, 0 से लेके 0.2 तक। फिर थोड़ा सा बढ़ती किसमें, मोनोपोलिस्टिक में, फिर ओलिगोपॉली में, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा जो होती है वो मोनोपोली में होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसी कर्व का शेप पूछा गया है। बताइए एलएसी कर्व का शेप कौन सा होता है। तो मैम जो नया शेप है एलएसी का, वो एल में होता है, एल इस तरीके का। लेकिन अगर वही आपसे ट्रेडिशनल पूछ लेते तो यू शेप होता है, ऐसे। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो नया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो आपका एल शेप्ड है। ठीक है। और जो ट्रेडिशनल है पुराना, वो यू शेप्ड है। एक क्वेश्चन शेप से जरूर आता है, पिछली बार आपका पूछा था एएफसी का। अब बताना है कि ऐसा कौन सा मार्केट है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन सा मार्केट है जो सबसे ज्यादा सही रहता है। तो इसका आंसर होगा आपका ओलिगोपॉली का, क्योंकि ओलिगोपॉली में क्या होता है, कुछ ही फॉर्म्स होते हैं। ओलिगोपॉली में जो है वो कुछ ही फॉर्म्स होते हैं, इसी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ज्यादा फायदेमंद या प्रिविलेंट माना जाता है। ठीक है। चलिए आज का सेशन यही था। 15 to 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं यहाँ पर आज।
और ये देख लीजिए एम आर इक्वल टू एम सी, जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, ये एम सी है, ये एम आर है, और ये देखिए बीच में जो इनका पॉइंट होता है, यहीं पे ये एम आर इक्वल टू एम सी माना जाता है। तो आज का सेशन यही था, और सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाकी बचे हुए जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, जो भी थ्योरी है, बाकी के सेशन में एमसीक्यूज कराया जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।